ज्यादा जूम हो गया थोड़ा सा। चलिए जी, ऑडिट की क्लास को करते हैं स्टार्ट। न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है सर? पेज नंबर छोड़ो, चैप्टर छोड़ो, टॉपिक बताओ। टॉपिक है बेटा आज का हॉट टॉपिक, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल, हर कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल होते हैं। अंदर ही बोल दिया तो इंटरनल हो ही गया। हर कंपनी के खुद के कंट्रोल होते हैं। कौन लगाता है कंट्रोल? मैनेजमेंट लगाती है या ऑडिटर लगाता है? हर्षित फटाफट बता, मैनेजमेंट कंट्रोल लगाती है, ऑडिटर लगाता है? हाँ जी बेटा, ऑडिटर का कंट्रोल लगाने का काम थोड़ी ना होता है। जिसकी कंपनी कंट्रोल वही लगाएगा। तो एक चीज पल्ले गांठ मार लो, कंट्रोल जितने भी लगाए जाते हैं वो वाया मैनेजमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। वही कंट्रोल को प्लान करती है, वही कंट्रोल को डिजाइन करती है, वही कंट्रोल को एग्जीक्यूट करती है, वही कंट्रोल को मेंटेन करती है। कंट्रोल को मेंटेन, प्लान, डिजाइन, एग्जीक्यूट करना सारा काम किसका? मैनेजमेंट का। सवाल ये, कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? ताकि लोगों को, जिस लोगों ने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है, उन लोगों को रीजनेबल एश्योरेंस दी जा सके कि भाई साहब आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, हमने यहाँ पे कंट्रोल लगा रखे। रीजनेबल एश्योरेंस हम देंगे किस चीज के बारे में? आपके पैसों के द्वारा जो एसेट्स खरीदी गई हैं वो सुरक्षित रहेंगी, सेफ गार्डिंग। और जितने भी अनडिजायर्ड इवेंट हैं, अनडिजायर्ड इवेंट है, न केवल इनको प्रिवेंट किया जाएगा बल्कि इनको डिटेक्ट भी किया जाएगा एंड करेक्ट भी किया जाएगा। सर ये अल्टीमेटली आपने क्या समझाया? मैंने इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन समझाई। इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइंड बाय, एग्जीक्यूटेड एंड मेंटेन्ड बाय, कौन लगाती है? मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइंड, प्लान, एग्जीक्यूटेड बाय मैनेजमेंट, सो दैट, क्यों लगाती है? टू प्रोवाइड, ताकि वो देश के, क्या देश के सर? रीजनेबल एश्योरेंस देश के। किसके बारे में? अबाउट किसके बारे में? कि अनडिजायर्ड जितने भी इवेंट हैं, प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, एंड फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, आपकी एसेट सुरक्षित है। अगर ये दो काम हो जाते हैं तो एंटिटी जो कंपनी है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेती है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेती है। इंटरनल कंट्रोल planned, maintained and executed by management so that they can provide reasonable assurance about undesired event will be prevented, detected and corrected, and for safeguarding of asset so that entity objective will be achieved. सर ये तो बहुत लंबी डेफिनेशन है, टुकड़ों में तोड़ के याद कर लो, आधी अधूरी भी लिख दोगे तो भी काम होगा, क्योंकि मैंने तो ये स्टडीमेट से भी लंबी डेफिनेशन याद कराई आपको। अब इसके पार्ट इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल एश्योरेंस दी जाती है, एसेट को सुरक्षित किया जाता है, अनऑथराइज एक्टिविटी को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। लगाता कौन है? मैनेजमेंट। इंटरनल कंट्रोल हो गया ओवर। सर ऑडिट में क्या झगड़ा है मैनेजमेंट का? हर कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल होते हैं, ये तुम्हें पता लग गया। लगाने वाली कौन होती है? मैनेजमेंट, ये तुम्हें पता लग गया। हम कौन है? ऑडिटर। ऑडिटर जो जाएगा तो हमें जाके कंट्रोल चेक नहीं करने होते, हमें तो चेक करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, P&L, बैलेंस शीट, और बनानी होती है रिपोर्ट। सर फिर हमें पागल कुत्ते ने काट रखा है। जब हमें चेक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है तो वहां के कंट्रोल क्यों चेक करते हैं? सर क्यों चेक करते हैं कंट्रोल जब हमारा पार्ट ही नहीं है? क्या कोई बच्चा मुझे इसका आंसर दे सकता है? हम कंपनी में जाके कंट्रोल क्यों चेक करते हैं? कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है मुझे, जबकि वो हमारा पार्ट ही नहीं था? किसका पता करते हैं बेटा? शाबाश, इस बच्चे ने नब्ज पे जाने का प्रयास किया। बेटा मैं ऑडिट को जब प्लान करूंगा तो मेरे को ऑडिट की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। मैं वहां पे ऑडिट कम करूं या ज्यादा करूं? मैं वहां पे विश्वास, भरोसा कम करूं या ज्यादा करूं? वहां फ्रॉड कम होंगे या ज्यादा होंगे? इसका अनुमान कैसे लगाया जाए? अल्टीमेटली एक लाइन में बोल दो ना सर, मैं अपने एंटी, मैं मेरी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड तभी कर सकता हूं जब उनके कंट्रोल को चेक करके ये पता लग जाए कि वहां पे रिलायंस कितना करना है। रिलायंस, अरे वहां पे भरोसा कितना करना है। कम भरोसा करूंगा तो चेकिंग ज्यादा होगी, और ज्यादा भरोसा करूंगा तो कम चेकिंग होगी। क्या आपको समझ में आ गया हम कंट्रोल को चेक क्यों करते हैं? अपने एंटी डिसाइड करने के लिए, फ्रॉड, एरर्स के मिसस्टेटमेंट के बारे में अनुमान लगाने के लिए, मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी का पता लगाने के लिए हम कंट्रोल चेक करते हैं। सर 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 एक बात बताओ, क्या मैनेजमेंट हमें ऑर्डर दे सकती है कि हो ऑडिटर आओ और कंट्रोल चेक करो? क्या हमें ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है कि कंट्रोल चेक कर? और या ऐसे कहा जा सकता है तूने हमारे कंट्रोल क्यों चेक नहीं किए, तू बिना काम के पैसे ले रहा है, ये वो फलान ठिकान? कैसा बोल सकती है? यस और नो?
नहीं बोल सकती, खुले शेर है, उसके बाप की नौकर नहीं। कंट्रोल चेक करना हमारा पार्ट नहीं, अपनी मर्जी से चेक करते हैं, और इसलिए चेक करते हैं ताकि हम अपने एंटी डिसाइड कर सकें। इसलिए कोई भी मैनेजमेंट हमें ऑर्डर नहीं दे सकती। हाँ, हम अपनी मर्जी से चेक करते हैं, क्योंकि इसके बिना, इसको चेक किए बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूली एंड फेयरनेस का पता नहीं लग सकता। इसलिए हमारा रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन हमें किसी ने बोला नहीं है, हम अपनी मर्जी से चेक करते हैं। क्या आपको कंट्रोल को क्यों चेक करते हैं, इस बारे में मामला क्लियर हुआ या नहीं? हाँ जी बेटा। कंट्रोल की भाई साहब जड़ पकड़ा दी तुम्हें, कंट्रोल के बारे में डाउट नहीं आएगा। सर, अब कोई बच्चा जो नालायक क्वेश्चन पूछता है पता क्या करता है, सर मैनेजमेंट कंट्रोल क्यों लगाती है? उसका सवाल देखो क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल क्यों लगाती है? अरे हम अपने घर में ताले क्यों लगाते हैं? हम घर में कहीं भी जाते हैं तो बड़ों से पूछना क्यों पड़ता है? तो हर जगह कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? ताकि काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा बने। तो देखिएगा, कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं, कंट्रोल के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पेपर में भाई साहब इतना सस्ता क्वेश्चन और फिर भी हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आ जाता है। कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव बताओ 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, रटने की जरूरत नहीं, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव कैसे बताओगे? कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि सारी ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट किया जा सके, कोई ट्रांजैक्शन छूटे ना। जितनी ट्रांजैक्शन इन सभी को प्रॉम्प्टली तुरंत रिकॉर्ड किया जा सके। कंट्रोल इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारी एसेट सेफ गार्ड हो, सुरक्षित हो। कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज मिस यूटिलाइज ना हो। कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें अपनी एसेट की वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर पाए टाइम और पता लग जाए कि हमें रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इन तमाम वजहों से लगाए जाते हैं कंट्रोल। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, कंट्रोल क्यों लगाए जाते हैं? जल्दी बोलो बेटा, यस और नो। हाँ जी बेटा, हो गया। दूसरा क्वेश्चन, सर क्या कंट्रोल लगा के हम 100% गलतियों को रोक सकते हैं? ये जो पूछ रहा हूं ना मैं तुम्हें, जबरदस्त टॉपिक है पेपर के, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, केस स्टडी में भी आएंगे। क्या कंपनी कंट्रोल लगा के सारी मिसस्टेटमेंट को रोक सकती है? सारे फ्रॉड को रोका जा सकता है? जल्दी बताओ। ऐसा तो आज तक कोई कंट्रोल बना ही नहीं बेटा जो 100% गलतियों को रोक दे। इसका मतलब कंट्रोल की कुछ कमियां हैं, जैसे ऑडिट की कुछ कमियां थी, ऐसी कंट्रोल की भी कुछ क्या है, इनहेरेंट वीकनेस है, कंट्रोल की क्या है, लिमिटेशन है। कितने मर्जी कंट्रोल लगा लो, गलतियां तो होंगी। कितना मर्जी गाड़ी आराम से चला लो, हेलमेट पहन के, डबल हेलमेट पहन के चला लो, एक्सीडेंट होने के चांसेस तो फिर भी होते हैं। तुम नहीं ठोकोगे तो दूसरा ठोक जाएगा। ओहो, अब समझ में आया। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल की लिमिटेशन। लिमिटेशन का लिख लो निमोनिक, CHAMU, चामू, या CHUMA, चुमा, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो याद कर लेना। सी के ऊपर, इसको क्यूब बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? चलो जी, सी के ऊपर क्यूब लगा लेते हैं। कंट्रोल की लिमिटेशन बताइएगा सबसे पहले। सी से कंट्रोल लगाने में कॉस्ट आती है, और कॉस्ट लगाने में हिंदुस्तान की आप समझ जाओ क्या होती है, कॉस्ट आती है। दूसरा, कंट्रोल खत्म हो जाते हैं अगर कंडीशन में चेंज आ जाए तो, एनवायरमेंट चेंज तो कंट्रोल में खत्म। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव लिखना था यहाँ पे, कॉस्ट इफेक्टिव। सी से कोल्यूजन विद एम्प्लॉय, जब फ्रॉड मिलके करते हैं तो कंट्रोल बाईपास हो जाते हैं। मैंने 3 बंदों के ऊपर, 3 एम्प्लॉय के ऊपर सुपरवाइजर लगाया, ये सुपरवाइजर कंट्रोल का काम करेगा। क्या बोला, ये 3 बंदों को देखता रहना, 3 बंदों को देखते रहना। अरे यार, जैसे पेपर दे रही है, गर्वित पेपर दे रहा है, गरिमा पेपर दे रही है, और कृतिका पेपर दे रही है, इन तीनों के ऊपर मैंने हर्षित को बिठाया कि बेटा तेरी सैलरी 10,000 रुपए है, बस तुझे ये चेक करना है, ये टेस्ट करते टाइम नकल ना करें। ये हाईली फाइनेंशियल अमीर फैमिली के बच्चे हैं, इनका पास होना बहुत जरूरी है। अब मैंने हर्षित को किस लिए बिठाया, ताकि नकल ना करें। इन लोगों ने क्या किया, 500 रुपए हर्षित को निकाल के दे दिए, कहते पकड़, सुट्टे मार, एंजॉय कर, हमें नकल करने दे। तो बेटा मैंने जो कंट्रोल लगाया तो बाईपास हो गया। बताओ कैसे? कोल्यूजन मिल के फ्रॉड किया गया। सी से 3 थे, सी से कॉस्ट इफेक्टिव, चेंज इन कंडीशन, कोल्यूजन विद एम्प्लॉय। एच फॉर ह्यूमन एरर। अरे इंसान गलती का पुतला बेटा, गलतियां तो होंगी होंगी, गलती होनी बंद नहीं हो सकती। ह्यूमन एरर, एच फॉर ह्यूमन एरर। यू फॉर कंट्रोल से यूजुअल चीजें रुक सकती हैं, अनयूजुअल चीजें नहीं रुक सकती जी। कंट्रोल से यूजुअल रुक जाएंगी गलती, लेकिन जो अचानक हो जाती हैं अनयूजुअल नहीं रुक सकती। यू फॉर अनयूजुअल। एम फॉर, कई बार बेटा मैनेजमेंट मिल के काम करती है। अरे जब मैनेजमेंट कंट्रोल का काम करती है, अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड में मिल के काम करने लगे तो भाई साहब कोई भी कंट्रोल उस चीज को रोक नहीं सकता। और ए फॉर एब्यूज ऑफ अथॉरिटी।
हर बंदा अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करता है, अथॉरिटी। तो ये CHUMA निमोनिक था, पेपर में अगर आता है कंट्रोल की लिमिटेशन बताओ तो लिमिटेशन का निमोनिक है CHUMA, चूमा, C4। और C के ऊपर क्यूब लगाना आपको, जल्दी जल्दी फटाफट है। C क्या था? C4 कॉस्ट इफेक्टिव, एक और था चेंज इन कंडीशन, एक और था कोलिजन विद एम्प्लॉय, H4 यू, ह्यूमन रिसोर्स नहीं बेटे, ह्यूमन एरर, U4 अनयूजुअल नेचर, M4 मैनेजमेंट, और A4। एक क्वेश्चन ये हो गया। आप सोच नहीं रहे मैं क्या करवा रहा हूं। कंट्रोल की डेफिनेशन का क्वेश्चन करा चुका, कंट्रोल क्यों चेक करते हैं ये करा चुका, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव याद करा चुका, कंट्रोल की लिमिटेशन याद करा चुका। सर और क्वेश्चन है हैं? कौन से और क्वेश्चन आ सकते हैं? फटाफट देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी में तो हजारों कंट्रोल होते हैं, हजारों कंट्रोल, क्या मुझे सारे चेक करने हैं? अब बताओ, अब फिर से क्वेश्चन, क्या मुझे सारे कंट्रोल चेक करने हैं या सिर्फ वही कंट्रोल चेक करने जो रेलिवेंट टू ऑडिट होगा? सेम चीज, सेम चीज लॉ के बारे में बोलता हूं, सारे लॉज रेगुलेशन चेक नहीं करने होते, सिर्फ वही लॉज रेगुलेशन चेक करने जो रेलिवेंट टू ऑडिट। अब बुक वाले ने इसी के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, कहता ये कैसे पता लगेगा कोई कंट्रोल हमारी रेलिवेंट है या नहीं? ये कैसे पता लगेगा कि कोई कंट्रोल रेलिवेंट है या नहीं? उसके लिए कौन से फैक्टर आप चेक करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी है जी? अरे यार 1 मिनट में पता लग जाता है। कैसे? वो जो कंट्रोल लगाया गया है, जिस आइटम पे कंट्रोल लगाया है, क्या वो आइटम मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है? उस आइटम के अंदर रिस्क कितना है? उस कंपनी का साइज क्या है? उस कंपनी का नेचर क्या है? वो कंपनी किस बिजनेस के अंदर डील करती है? उस कंपनी के अंदर लो रेगुलेशन कौन से लगते हैं? लो रेगुलेशन हमसे क्या डिमांड करता है? और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या बोलती हैं? सरकमस्टांसिस क्या बोलते हैं? हमारी ऑडिट की रिपोर्टिंग क्या बोलती है? हमें एंगेजमेंट किस चीज के लिए दिया गया है? इन तमाम चीजों पे डिपेंड करता है वो आइटम हमें चेक करना है या नहीं करना। एक क्वेश्चन था ये। फिर एक क्वेश्चन क्या बनेगा यहां? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अब लिखवा रहा हूं बेटा। वो पूछेगा तुमसे, राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपोनेंट, आप ध्यान से सुनो, इसने एसेसरी पूछे हैं, कंपोनेंट पूछे। कंपोनेंट किन चीजों से मिलकर कंट्रोल बनते हैं? कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, किन चीजों से मिलकर इंटरनल कंट्रोल बनता है? कंपोनेंट बताइए। हॉट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 5 चीजों से मिलकर बनता है, 4 5, रट्टा लगा देना। 5 चीजों से मिलकर बनते हैं इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहले कंपनी के अंदर कंट्रोल का एनवायरनमेंट होना चाहिए। कंट्रोल का क्या होना चाहिए? एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? सर एनवायरनमेंट कैसे बनता है बता सकते हो? उस कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है, अरे कंट्रोल लगाने का काम कौन करती है? सीए सॉल्यूशन पे कंट्रोल कौन लगाएगा? मैनेजमेंट। तो वहां कंट्रोल का एनवायरनमेंट कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट कंपीटेबल है, कंपिटिव नेचर की है, अप टू डेट है, स्किल्ड वाली है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी अवेयरनेस कैसी है, अगर वो खुद ही पागल है तो क्या कंट्रोल लगाएगी? तो मैनेजमेंट का कंपिटिटिव लेवल का होना, नॉलेजेबल होना, अप टू डेट होना और अवेयरनेस और एटीट्यूड वाला होना बहुत जरूरी करता है। तो कंपनी के अंदर जैसी अवेयरनेस होगी वहां का वैसा कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा। तो पहला कंपोनेंट का नाम क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट। दूसरा सर, कंट्रोल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि रिस्क पकड़ा जाए। तो रिस्क को पकड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। कंट्रोल पहले तो अवेयरनेस जगाओ, फिर रिस्क को पकड़ने का तरीका सीखो। सर रिस्क पकड़ लिया, अब क्या होगा? थर्ड, आजकल रिस्क कहाँ होते हैं? ये याद करने का तरीका है, कभी सोचा है बोल रहा हूँ, ये याद करने का तरीका है। आजकल रिस्क कहाँ पे होते हैं? सारा काम सर आजकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में होता है। तो रिस्क कहाँ मिलेंगे? इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे एग्जामिन करना है ये तरीका आपको पता होना चाहिए। कौन से एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के चेक करने हैं? सर एरिया चेक करते पक्का रिस्क सामने आएगा। रिस्क सामने आएगा तो उस रिस्क को खत्म करना है। रिस्क को खत्म करने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? कंट्रोल एक्टिविटी लगानी पड़ती है। सर कंट्रोल एक्टिविटी लगा के रिस्क को खत्म कर देंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्या एक बार कंट्रोल एक्टिविटी लगा देनी है, लगाने के बाद इनको मॉनिटर भी करना है? लास्ट पार्ट है मॉनिटरिंग द कंट्रोल। मॉनिटरिंग द कंट्रोल। ओ माय गॉड सर, ये क्या बना दिया आपने? ये मैंने कंपोनेंट बता दिया और इनको एक सीरीज में लगा दिया।
पहले तो कंपनी के अंदर अवेयरनेस, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट के बाद रिस्क को पकड़ना है। रिस्क कहाँ मिलता है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मिलता है। सिस्टम में मिलने के बाद क्या करना है? एक्टिविटी लगा के इसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद क्या करना है? उसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी है। फटाफट मुझे कंपोनेंट के नाम बताना, जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटा, बोलो यार। क्या आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं? बोलना बेटा एक बार। कंपोनेंट पूछे मैंने आपसे, कंपोनेंट बताओ भाई। हाँ जी, हो गया। दूसरा, रिस्क कंट्रोल के बाद हमें रिस्क को पकड़ना है। रिस्क कहाँ मिलेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम में मिलने के बाद क्या करना है? और एक्टिविटी लगाने के बाद क्या करना है? और इक्वेशन क्या था? ये सारे क्या हैं? लगे हाथ गर्वित, फटाफट बता दे। जो मैंने निमोनिक बनाया है, CHUMA, फटाफट बोल सारे, जल्दी जल्दी जल्दी। कॉस्ट, चेंज इन कंडीशन, कोलिजन विद एम्प्लॉय, H फॉर ह्यूमन एरर, U फॉर, M फॉर, और A फॉर। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन हिंदी में बता सकते हो? इंटरनल कंट्रोल होते क्या है? कौन प्लान करता है, कौन मैनेज करता है और कौन एग्जीक्यूट करता है? मैनेजमेंट। क्या देने के लिए? रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए। किन चीजों के बारे में? भाई जितनी अनऑथराइज एक्टिविटी है प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट की जाएंगी। और एंटिटी के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव किए जाएंगे। और एंटिटी की जो एसेट हैं उनको सुरक्षित किया जाएगा। ऐसे 3 भागों में तोड़ लेना। ये रीजनेबल एश्योरेंस है, और ऊपर की एक लाइन डेफिनेशन होगी पूरी। चलिएगा, चलो बुक से मैच करा देता हूं, काफी हो गया। इतना काफी है बेटा, और समझा दूं, और क्वेश्चन करवा दूं? फटाफट बताओ भाई। कितनी मिनट हो गई? अरे यार, वैसे तो 17 ही मिनट हुई हैं अब तक। हमें और कर लेना चाहिए बेटा। एक टॉपिक और कर लो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। 17-17 मिनट की अगर क्लास रखेंगे मात्र, तो कैसे बात बनेगी? लोग तो 3 घंटे पढ़ते हैं। चलिए एक टॉपिक और समझते हैं। मैं ही तुम्हारे ऊपर दया कर लेता हूं, जो करनी नहीं चाहिए। अगर सिलेबस को टाइम से खत्म करना है तो यार 17 मिनट की क्लास क्या मायने रखती है? चलिए सर, हम भी रेडी हैं। आप ही बोल देते हो, आगे से मैं भी नहीं बोलूंगा, गारंटेड। चलिएगा आगे। टॉपिक इसी तरीके से समझते जाना। सर अब ये बताओ, हमें कंट्रोल को करना है चेक। ठीक है भाई, कंट्रोल को चेक करना है। कंट्रोल जब चेक हो सकते हैं सर, जब उस कंपनी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता हो। बिल्कुल। उस इंफॉर्मेशन के लेने की कुछ टेक्निक होती हैं। ये टेक्निक पेपर में आने के प्रयास होता है। ऑडिटर कंट्रोल से संबंधित इंफॉर्मेशन, अब ध्यान से क्वेश्चन सुन लो बेटा। ऑडिटर कंट्रोल से संबंधित इंफॉर्मेशन को कैसे गैदर करता है? तो 4 टेक्निक हैं। यही 4 टेक्निक सिखाऊंगा, ज्यादा नहीं। फिर इनको बुक से मैं जरूर कराऊंगा। 4 टेक्निक। एक का नाम है बेटा नैरेटिव रिकॉर्ड। नैरेटिव रिकॉर्ड। एक का नाम है चेकलिस्ट, CHEC, चेकलिस्ट। एक का नाम है क्वेश्चन एयर, क्वेश्चन एयर। और एक का नाम है बेटा फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। 4 टेक्निक में से कोई भी एक पेपर में आ सकती है। ऑडिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करता है? क्वेश्चन समझ लो। ऑडिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करता है? एक टेक्निक का नाम है नैरेटिव रिकॉर्ड, एक का नाम है चेकलिस्ट, एक का नाम है क्वेश्चन एयर, और एक का नाम है फ्लो चार्ट। इन चारों को मैं एक बार रजिस्टर पे समझा के याद करा दूं, उसके बाद फिर बुक से मैच करेंगे। सबसे पहले नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? एक एक वन बाय वन पकड़ते हैं और समझते हैं। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? जब स्मॉल एंटिटी होती हो, स्मॉल एंटिटी हो, ट्रांजैक्शन कम हो, तो बेटा आप कंप्लीट और एग्जॉस्टिव चेकिंग कर सकते हैं।
कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी चेकिंग आप कर सकते हैं। कब? जब काम का लेवल छोटा होता है। तो ऑडिटर ये टेक्निक कब लगाता है? जब बिजनेस का लेवल छोटा होता है, तो वो वहां पे कुछ भी छोड़ता नहीं और कंप्लीट और एग्जॉस्टिव चेकिंग कर डालता है। लेकिन ध्यान दें, ये टेक्निक उसी बिजनेस के लिए यूजफुल है जिसका साइज स्मॉल होना चाहिए। नैरेटिव होता है डिटेल्ड, इन डेप्थ। नैरेटिव के साइड में लिख देना डिटेल, इन डेप्थ। इन डेप्थ चेकिंग करना, कंप्लीट और एग्जॉस्टिव चेकिंग करना क्या कहलाता है? नैरेटिव रिकॉर्ड कहलाता है। पर ये कोई भी टेक्निक लगाने से पहले आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए, तभी तो आप चेकिंग कर पाएंगे। तो नैरेटिव रिकॉर्ड पेपर में आए तो इन डेप्थ चेकिंग होती है, कंप्लीट और एग्जॉस्टिव चेकिंग होती है। किनके? उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम की भी, उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन की भी। दो चीजों में बच्चे फंसते हैं, कौन से कौन से? एक का नाम है चेकलिस्ट और एक का नाम है क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर सर ये क्या है? चेकलिस्ट हम ही बनाते, एक लिस्ट होती है मेरा यार, सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर, सीरीज ऑफ, दोनों में सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं। बट चेकलिस्ट वो होती है जिसको हम ही बनाते हैं और हम ही आंसर करते हैं। सर नहीं समझे? प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर स्टाफ, प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर स्टाफ एंड आंसर बाय ऑडिटर स्टाफ। हम ही बनाते हैं और हम ही आंसर देते हैं। सर ये समझे नहीं, हम बना रहे हैं हम ही आंसर दे रहे हैं। एग्जाम्पल सुनो प्रैक्टिकली। आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं, आप किसी कंपनी में ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आप सीए से पूछेंगे सर क्या क्या चेक करना है। सीरीज जो आपका सीए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन तैयार करेगा, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, ये बेटा पॉइंट आपको चेक करने हैं। और चेक करने के बाद आपको खुद जब जाके चेक करोगे तो उसके सामने आंसर देना है। जैसे क्या परचेज करने से पहले टेंडर इनवाइट किए गए थे? क्या परचेज करने से पहले कंपनी में कोटेशन ली गई थी? अगर ली गई थी तो बेटा उसके सामने आपको लिखना यस, नहीं ली थी तो लिखना नो, और परचेज ही नहीं की तो लिखना नॉट एप्लीकेबल। क्या व्हीकल लोन देने से पहले व्हीकल की आरसी ली गई थी, फोटो लिए गए थे? यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। मतलब कुछ इंपोर्टेंट लिस्ट क्वेश्चंस की हमने तैयार कर ली, कंपनी में जाके चेक कर रहे हैं, जैसा रिजल्ट मिल रहा है वैसा वैसा आंसर देते जा रहे हैं। हम ही क्वेश्चन बनाते हैं, हम ही आंसर देते हैं, उसको चेकलिस्ट बोलते हैं। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया, फटाफट बताओ क्या आपको चेकलिस्ट समझ में आ गया बेटा? बहुत बढ़िया। देखते बेटा क्वेश्चन एयर क्या है। सर क्वेश्चन एयर ये उल्टा है, प्रिपेयर्ड बाय ऑडिटर स्टाफ, बनाएं तो हम, एंड आंसर बाय क्लाइंट स्टाफ। अब की बार बेटा क्वेश्चन हम तैयार करेंगे और आंसर जो देगी वो मैनेजमेंट आंसर देगी। क्वेश्चन एयर तुम्हें नाम से ही पता होता है बेटा, कई बार क्या होता है ऑडिटर के पास, ऑडिटर बार बार जब कंपनी में जाता है तो कंपनी डिस्टर्ब होती है, ना तो कंपनी के पास टाइम होता ना ऑडिटर के पास टाइम होता। तो आजकल एक नया टेक्निक निकली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये आजकल इंपॉर्टेंट पार्ट भी अदा करती है ऑडिट के अंदर। ऑडिटर क्या करता है, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन तैयार करेगा, सीरीज ऑफ क्वेश्चन तैयार करेगा, उस क्वेश्चन की पूरी लिस्ट बना के डिटेल्ड क्वेश्चन तैयार करके उसको कंपनी के पास भेज देगा। अब कंपनी को क्या करना होता है, उन सभी चीजों के आंसर देके वापस ऑडिटर के पास भेजने होते हैं। जिन जिन आंसर में ऑडिटर को डाउट होता है बाद में जाके चेक कर लेता है, इसको क्वेश्चनियर बोलते हैं। जहां क्वेश्चन की लिस्ट भेजी जाती है, भेजते हैं हम, और आंसर देता कौन? क्लाइंट स्टाफ। इसको बोला जाता है क्वेश्चनियर। चेकलिस्ट समझ में आ गई, क्वेश्चनियर समझ में आ गया, नैरेटिव रिकॉर्ड समझ में आ गया। लास्ट टेक्निक आज की सर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट तो तुम्हारे ईआईएस में भी आएंगे, 10 नंबर के फ्लो चार्ट आते हैं ईआईएस के अंदर, बनाने सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। फ्लो चार्ट सर क्या होते हैं आप बताओ, फ्लो चार्ट क्या है? ये भी एक टेक्निक है। खास बात सुन लो बेटा, जितने भी टॉप लेवल के लोग होते हैं ना, टॉप लेवल के लोग होते हैं, वो पैराग्राफिक वे में बात नहीं करते, लंबे लंबे पैराग्राफ में, लंबे भाषणों में बात नहीं करते, वो हर चीज का एक चार्ट बनाते हैं। और जिसको चार्ट टेक्निक आ जाती है, चाहे पढ़ाने में आ जाए, चाहे पढ़ने में आ जाए, चाहे बात करने में आ जाए, मजा ही इसका अलग है। फ्लो चार्ट आपने देखा भी होगा, अरे यार क्या एग्जांपल, तुमने कोई क्रिकेट मैच देखा है, उसमें पहले जिस टीम की बैटिंग हो चुकी होती है और उसके बाद जो दूसरी टीम बैटिंग करती है, तो उनके रन कैसे बनते हैं, वो खंबे से आपको खड़े दिखते हैं, किस ओवर में कितने रन बने, किसी में कम में दिखा, किसी में ज्यादा, जिसमें ज्यादा चौके छक्के लगे उसमें ज्यादा रन दिखेंगे। और जहां जहां विकेट पड़े होंगे वहां पे ऐसे ऐसे। आप लोगों ने देखा है क्या यार, जो समरी दिखाते हैं कौन से ओवर में कितने रन बने हैं? हाँ जी, 50 ओवर के रिपोर्ट को सिर्फ एक सिंगल सेकंड के अंदर आंखों के सामने से घुमा देते हैं। ये टेक्निक है जी फ्लो चार्ट, मतलब कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करना फ्लो चार्ट टेक्निक का काम होता है। तो
कई बार ऑडिटर फ्लो चार्ट टेक्निक लगाता है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड नोट नहीं करता, वो कंपनी में जाके फ्लो चार्ट की टेक्निक नोट करता है कि कंपनी की प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रही है, कंपनी में मेन मेन काम कहां होता है, कंपनी के कौन से रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, गड़बड़ कहां पे होती है और ओपिनियन पे क्या फर्क आएगा। तो कई बार ऑडिटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फ्लो चार्ट टेक्निक का यूज करता है। सर फ्लो चार्ट के बारे में पेपर में क्या बताना है, फ्लो चार्ट के बारे में पेपर में क्या बताना है, तो हम बताएंगे फ्लो चार्ट एक ग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का। ये लाइन बेटा पक्की याद करनी है, या इंटरनल कंट्रोल का। इंटरनल कंट्रोल और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट कंसाइज वे है काम करने का, और सबसे ज्यादा डिटेल्ड रिजल्ट भी यही देता है। ओके सर, यहां दबा के फुल लाइन और सिंबल यूज किए जाते हैं, खूब सारे लाइंस और सिंबल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। एक अच्छा फ्लो चार्ट अगर आपको बनाना आता हो, एक अच्छा फ्लो चार्ट अगर आपको बनाना हो, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी की नीट एंड विजुअल पिक्चर तैयार करता है, नीट एंड विजुअल पिक्चर तैयार करता है। एक गुड फ्लो चार्ट की ये 4 बातें आपको पेपर में बोलनी होती हैं। अगर फ्लो चार्ट पे शॉर्ट नोट आए तो पेपर में आपको क्या बताना है, फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, आपको पता है विशेष में ग्राफ यूज होते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट कंसाइज है, डिटेल्ड रिजल्ट देती है, दबा के लाइन और सिंबल इसके अंदर यूज होते हैं। और फोर्थ, फ्लो चार्ट कंपनी के बारे में, कंट्रोल के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में नीट एंड विजुअल पिक्चर शो करती है। बेटे 4 पॉइंट लिखने हैं, नंबर पूरे। क्या मैं आपको नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चन एयर एंड फ्लो चार्ट सिखा चुका? हाँ जी, यस और नो? पक्का? फटाफट मैच करो और होमवर्क लिखो भाई, जल्दी जल्दी बेटा मैच करें और होमवर्क लिखें फटाफट, क्योंकि हमारी मीटिंग फिर एंड हो जाएगी और नेक्स्ट सेशन में नहीं ले रहा, आज मेरे से इतना ही पढ़ाया जाएगा भाई। कंट्रोल की डेफिनेशन याद करा चुका हूं, डिजाइन इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रीजनेबल इंश्योरेंस, ताकि एंटिटी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले, एसेट सुरक्षित हो जाएं और अनडिजायर्ड एक्टिविटी प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट हो जाए। हालांकि इसने बताया नहीं, लेकिन मेरी डेफिनेशन सबसे अच्छी है। सर आपने डेफिनेशन कहां से बनाई? मैंने ई आई इसकी स्टडी मेट से उठा रखी वो डेफिनेशन। कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव याद करवाए थे, कंट्रोल क्यों लगाते हैं सर? सारी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएं, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएं, एसेट हमारी सुरक्षित हो जाएं, और हम कंपेयर कर पाए एक्चुअल वैल्यू क्या है और रिकॉर्डेड वैल्यू क्या है। क्यों मार्क करना बेटा ऑब्जेक्टिव पे? क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, जिसका निमोनिक मैंने बताया था। अंडरलाइन करना उन पॉइंट्स को जहां से वो निमोनिक बनता है, हेडिंग नहीं है, मैंने निमोनिक बना रखा वैसे। कॉस्ट इफेक्टिव, अनयूजुअल नेचर, सी पॉइंट में ह्यूमन एरर, डी पॉइंट में कोल्यूजन, ई पॉइंट में नीचे एब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एफ पॉइंट में चेंज इन कंडीशन, जी पॉइंट में जो मैंने मैनेजमेंट बोला है उसका पूरा हेडिंग है बेटा मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। ये सारे हेडिंग कवर हो गए, साइड में निमोनिक लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैसे पता लगे वो सारे कंट्रोल हमारे रेलिवेंट है या नहीं? रेलिवेंसी चेक करने के लिए वो आइटम मटेरियल है या नहीं, उस आइटम में रिस्क कितना है, बिजनेस का साइज कितना है, बिजनेस का नेचर कैसा है, वहां काम कैसे होता है, लो की रिक्वायरमेंट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई भी एनी 6 पॉइंट, कोई भी 6 पॉइंट क्वेश्चन हो गया। नेचर एक्सटेंट काट दो, ये इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट बताओ। बताए थे पहला, सॉरी इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट बताओ। पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट कहां से बनता है, वहां की मैनेजमेंट कैसी है, वो कंपिटेंट है या नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी कैसी है, वो अवेयरनेस जगाती नहीं जगाती, वहां से बनता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बाद क्या करना है, रिस्क को पकड़ना है। रिस्क कहां से आता है, सबसे पहले ये बताओ ये रिस्क आता ही क्यों बेटे? लिखो यहाँ पे सेपरेट क्यू। सेपरेट क्यू का मतलब है ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग से आ सकता है, कंट्रोल के अलावा अलग से क्वेश्चन आ सकता है। रिस्क क्यों आता है, और इसका एक लाइन में आंसर दूंगा, जब भी कुछ नया होता है, नया चेंज ही रिस्क है। नया लो आ जाए, नया बंदा आ जाए, नया सिस्टम आ जाए, नई कंपनी मिल जाए, नया मर्जर हो जाए, नया स्ट्रक्चर बन जाए, कुछ भी जब जिंदगी में नया होता है तो क्या होता है, उसके अंदर रिस्क होता है। तो एक लाइन लिखना, नया, नया ही रिस्क है, चेंज ही रिस्क है। नेक्स्ट,
इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर रिस्क मिलता है, सिस्टम को चेक कर लिया, कोई खास क्वेश्चन नहीं था। कंट्रोल एक्टिविटी लगा दी, एक्टिविटी लगा के उसको क्या कर लेना है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग फिर से क्यों लिखना, क्यों, ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन है। मॉनिटरिंग फिर से क्वेश्चन है, सर मॉनिटरिंग क्या है, इसमें हम इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी चेक करते हैं, टाइमली चेक करते हैं। मॉनिटरिंग दो तरीके से की जा सकती है, सेपरेट मॉनिटरिंग करना या काम के साथ साथ मॉनिटरिंग करना। सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, और डी पॉइंट, ई पॉइंट को छोड़ देना, डी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग करते टाइम इंफॉर्मेशन दो जगह से ली जा सकती है, या तो एक्सटर्नल बाहर वाले बंदों से, या इंटरनल अंदर के बंदों से। जिस चीज की मॉनिटरिंग करनी है उसकी इंफॉर्मेशन भी दो जगह से ली जा सकती है। तो ये सारा टॉपिक मैंने करवा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है, ये करवाया था, ऊपर की तीन चीजें नहीं करवा रखी, ये टॉपिक करवाया है मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का मेथड बताओ। फर्स्ट क्या है, नैरेटिव रिकॉर्ड हो चुका। दूसरा क्या है, चेकलिस्ट बताया था, प्रीपेड बाय ऑडिटर स्टाफ, आंसर बाय ऑडिटर स्टाफ, क्या परचेज करने से पहले टेंडर दिए गए थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वेश्चन एयर, सीरीज ऑफ क्वेश्चन तैयार करते हैं, भेज देते हैं, आजकल इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जॉब रिक्वायरमेंट भी है। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, मोस्ट कंसाइज है, फुल लाइन और सिंबल यूज होते हैं, और नीट एंड विजुअल पिक्चर देती है। ओवर, आज का इतना काम करवाया था, सारा साथ के साथ याद करा दिया। पेज नंबर 14 पे आ चुका, 9 पेज से लेके 14 पेज तक का सारा काम मैंने करा दिया कंप्लीट। 5 ही पेज करें। क्या आप लोगों को इतनी ऑडिट समझ में आ गई, यस और नो? हाँ जी। और अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह मत समझो बेटा, मात्र 30 मिनट की क्लास हुई है, 3-3 घंटे की भी क्लास लगती है नॉन स्टॉप थ्योरी की, और बच्चे सोते रहते हैं। लेकिन हम इफेक्टिव पढ़ते हैं, इसलिए 30 मिनट के अंदर भी हम अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ते नहीं। मैं ऑडिट के अंदर ऐसा कभी नहीं आया जिस दिन मैंने सिर्फ समझा के छोड़ दिया, मैं साथ के साथ लर्न करवाने का प्रयास करता हूं। तो 30 मिनट्स के अंदर हम इफेक्टिव स्टडी करते हैं, तभी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो पाएंगे। अगर लोगों को बता देना हमारी सिर्फ 30 मिनट की क्लास होती, तो वो क्या बोलेंगे, जिंदगी में सिलेबस खत्म नहीं होगा, लेकिन होगा आपके सामने है। अगर ये 30 मिनट्स की क्लास को हम 3 घंटे कर देंगे तो ऑडिट का सिलेबस 10 दिन में खत्म हो जाएगा बेटे। लेकिन फिर वो दिमाग से बाहर फेंक दिया जाएगा, फिर तुम रिवीजन बैच अटेंड करोगे और पेपर में नंबर आने नहीं है। तो जितना कराऊं उतना उतना पार्ट डेली कर लिया करो, अब तक जैसे कर रहे हो इसी सीक्वेंस पे चलते रहो। चलते हैं, वीडियो को करते हैं।